लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला चल रहा था। उसी लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के न्यूमेरिकल में अगला न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, डिटरमाइन बाय लैग्रेंज फार्मूला द परसेंटेज नंबर ऑफ क्रिमिनल्स अंडर 35 ईयर्स। जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए और लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए अंडर द 35 ईयर्स, 35 साल के जो दायरा है, 35 साल के दायरे के अंदर में जितने क्रिमिनल्स आते हैं उनके परसेंटेज हमको बताने हैं। और जो डेटा दिया गया है वो डेटा है, एज है अंडर 25 ईयर्स, 25 साल के अंदर टोटल 52% के क्रिमिनल आ रहे हैं। ठीक, 30 साल के ईयर में क्रिमिनल्स की जो परसेंटेज संख्या आ रही है वो है 67.3%। अंडर 40 ईयर्स, 40 साल के अंदर में ये आ रहे हैं 84.1% नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। अंडर 50 ईयर्स 94.4% नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। हमें कहा जा रहा है आप ये डेटा हम आपको दे रहे हैं कि अंडर 25 ईयर्स, अंडर 30 ईयर्स, अंडर 40 ईयर्स, अंडर 50 ईयर्स क्रिमिनल्स का ये परसेंटेज होता है। आप अंडर 35 ईयर्स में क्रिमिनल का जो परसेंटेज होता है उसको कैलकुलेट करके निकालिए बाय लैग्रेंज फार्मूला। ठीक, इसे कहते हैं इंटरपोलेट करना, यानी इस डेटा के बीच में जो डेटा आपको दिया गया है उसके बीच में एक और डेटा की मिलावट की जा रही है। 25, 30, 40, 50 इतने पर दिया गया है और आपसे 35 का पूछा जा रहा है, तो वो इसके बीच में मिलावट है। दैट्स कॉल्ड द इंटरपोलेशन। और इसे हमें सॉल्व करना है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। न्यूमेरिकल नोट कर लें, शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमें निकालना है वो हमारे लिए x का काम करता है। अंडर 35 ईयर्स ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब इनिशियल स्टेज में जो हमारे लिए x बनेगा अननोन, वो अननोन हमारा होगा y35 ये होगा, यानी x इज इक्वल टू 35 पर y35 कितना आएगा यही मेरा आंसर होगा। दैट्स कॉल्ड द परसेंटेज नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। और जो दिया गया है उनको हम अपने हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे लिए x0 कौन बनेगा, जो सबसे पहला डेटा दिया गया है x0 इज इक्वल टू 25। अगला देखा जाए x1 इज इक्वल टू दिस, अगला देखा जाए x3 इज इक्वल टू 40 और इसी तरह से x4 इज इक्वल टू 50। और इसके सामने ये मौजूद है y0, y1, ये y2 होगा और x2 और ये x3, y0, y1, y2 और y3, और हमसे ये y35 पूछा जा रहा है। शुरुआत करते हैं इसे लगाने की। सबसे पहला काम तो वही होगा कि हम सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी कर लें जिनसे हमें अपना काम करना है। शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, कॉपी में सबके न्यूमेरिकल मौजूद होगा इस समय। ठीक, तो x जो कि जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री निकालनी है उस आर्गुमेंट को 35 मान करके चलते हैं। तो हियर x इज इक्वल टू 35, इस पर हमको y35 कैलकुलेट करना है। एक बात तो ये होगी, और जो बाकी एज के डेटा दिए गए हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से लगा लेते हैं। तो x0 जो हमारा होगा वो अंडर 25 ईयर्स दिया गया था, x0 इज इक्वल टू 25 और 25 से बढ़ते हुए अगला 30 दिया गया था, तो x1 इज इक्वल टू 30 मान लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू 40 दिया गया था, तो x2 इज इक्वल टू 40 मान लेते हैं। और x3 जो बचा है, x3 को हम मान लेते हैं लास्ट में जो हमें 50 ईयर्स का दिया गया था, तो x3 इज इक्वल टू 50। ये तो x की वैल्यू हो गई। और अब हमको y की कैलकुलेट करनी है। ठीक, इन पर हमको y की वैल्यू पता है, इन पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख दे रहे हैं। जैसे y0 अगर देखा जाए तो y0 हमारे पास हमको दिया गया है 52। इसी तरीके से अगर y1 को देखा जाए, हालांकि इसे लिखे ना लिखे इसकी कोई खास अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम लोग बाकायदा टेबल से भी देख करके सीधे फिलअप कर सकते हैं। y1 में है 67.3। इसी तरीके से y2 84.1 और y3 देखा जाए तो 94. ये हमारे पास दिया गया 94.4। शुरुआत करते हैं। अगर
फार्मूला याद हो तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी अगर जिन लोगों को भूल गया है तो लोग पीछे पलट करके फार्मूला देख सकते हैं। दोनों फॉर्म लिखाए हुए थे लैग्रेंज इंटरपोलेशन का, एक सिंपल फॉर्म लिखाया गया था और एक जो नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करके निकालते हैं वो फॉर्म लिखाया गया था। फिर भी जिनको ना याद वो लोग सीधे लिखें y35 इज इक्वल टू, ना याद तो याद दिला रहे हैं, y जो कि निकालना होता था अपॉन हर एक क्वांटिटी घटाई जाती थी उससे जो निकालना होता था, यानी अननोन से x माइनस x0, याद आ रहा हो तो x0 ऊपर मिसिंग होता था तो हम करते क्या थे, x माइनस x0 से मल्टीप्लाई, x माइनस x0 से डिवाइड, x माइनस x1 से मल्टीप्लाई, x माइनस x1 से डिवाइड, x माइनस x2 से मल्टीप्लाई, x माइनस x2 से डिवाइड। तो अगर यहाँ नीचे लिखा जाए तो x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn, ये बनता था हमारे पास। दिस इज इक्वल टू y0, यानी f ऑफ x0 ऊपर होता था, जो ऊपर होता था। अब x माइनस x0 यहाँ पर मौजूद है, तो अगर ये वाली एंट्री किसी को भी याद आ रही हो ये हम लोग इसको f ऑफ x0 लिख दे रहे हैं, हालांकि ये केवल कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको ऐसा किया। y0 इज इक्वल टू f ऑफ x0, याद हो तो जो यहाँ चढ़ता था पहले उसको x से यहाँ पर घटा देते थे, x माइनस x0, क्योंकि जिस वक्त ये x माइनस x0 बना था x माइनस x0 से मल्टीप्लाई, x माइनस x0 से डिवाइड, तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब बाकी के जितने लोग जहाँ खत्म किए वहीं से शुरू करते थे, तो x0 माइनस x1 से लेकर के x0 माइनस xn ये लिखा जाता था। इसके बाद का अगर याद हो तो इसके बाद का जिसको हम अभी y1 कहने जा रहे हैं वो हमारा होता था f ऑफ x1, और ऊपर x1 आया तो सबसे पहला काम करते थे कि x माइनस x1 ये चढ़ा देते थे और बाकी सारे लोग x1 से ही घटाए जाते थे। तो x1 माइनस x0, फिर आपकी बात x1 माइनस x2, क्योंकि x1 माइनस x1 करेंगे तो अनडिफाइंड वाली कैटेगरी होगी, सो ऑन चलते हुए x1 माइनस xn ये होता था। और इस तरीके से चलते हुए जब हम लास्ट में लिखते थे तो लास्ट में हमारे पास होता था दैट्स कॉल्ड द y0 y1, तो ये yn-1 जिसको लोग कहते हैं f ऑफ xn, ये रहा x0 पर y0, x1 पर y1, सॉरी ये उल्टा हो गया, yn अपॉन, अगर इसे याद करें तो ये होता था सबसे पहले x माइनस xn ये रहा, और बाकी सारे लोग xn से घटेंगे तो xn माइनस x0, xn माइनस xn अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1, ये फार्मूला आया। अब जब इसको सॉल्व करें तो इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी सेम कंडीशन में देखिए, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो कुछ भी लिखा गया है ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर होगा y0 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास बना x माइनस x0, ठीक, x माइनस x1 से लेकर के सो ऑन x माइनस xn ये हिस्सा बना। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी वही x माइनस x0, x माइनस x1 से लेकर के x माइनस xn ये रहा। ये दोनों अभी फिर से कैंसिल आउट होंगे, हम दोनों फॉर्म लिख करके दिखा रहे हैं। एक बार यहाँ करेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1, ठीक, सो ऑन चलते हुए x माइनस xn ये रहा, और यहाँ साथ में ये होगा y1, ये होगा yn। अभी जब करना शुरू करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो चाहे इस तरह पुराने वाले ये नहीं रहेगा, चाहे पुराने वाले फॉर्म में लिखें जो ये सामने सजा हुआ है, और चाहे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बोले हुए थे उस सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। हम वैल्यू पुट करने चल रहे हैं सीधे सीधे। जिनको ये फार्मूला भूला हुआ है उनके लिए कहने को हम यहाँ पर एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, जिससे जब ऊपर वैल्यू पुट करें तो किसी को ये कंफ्यूजन ना हो, कॉपी पलट करके ना देखनी पड़े, इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद था, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बार बार रुकना पड़ रहा है इसमें। सामने फार्मूला मौजूद है y35, अगर हम देखें तो हमारे पास x0, x1, x2, x3 टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में अगर हम सोचें तो हम ऊपर लिखते क्या हैं, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, सो ऑन x माइनस xn। कितने फैक्टर हमारे पास होते थे, जिस वक्त हम f ऑफ x0 का टर्म लिख रहे होते थे उस वक्त ऊपर x माइनस x0 ये मौजूद नहीं होता था,
यानी इसका फैक्टर नदारद होता था। और जिस वक्त हम f ऑफ x1 को लिख रहे होते थे तो इसके साथ x माइनस x1 नहीं होता था, यानी टोटल टर्म की संख्या अगर देखें x माइनस x0 से यहाँ तक तो ये हमारे पास टोटल n+1 टर्म बैठते थे, लेकिन जिसका लिख रहे होते थे उसका फैक्टर गायब होता था ऊपरी हिस्से से। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने फैक्टर मौजूद होते थे, n। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो x0, x1, x2, x3 टोटल कितने लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, यानी सब में हमारे पास ऊपर 3-3 के टर्म मौजूद होंगे। और ये फार्मूला सामने लिखा है। मेरे हिसाब से अगर पुराना फार्मूला याद है तो किसी को इस फार्मूले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपकी मर्जी, अब इसको चाहे y35 लिख दो या अभी के लिए इसको yx यानी दिस इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक, x माइनस x1, क्योंकि पहला हम x0 के लिए लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर x माइनस x0 का टर्म नहीं होगा। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। अब चूंकि ऊपर x0 का टर्म नहीं रखा है तो सारे लोग x0 से घटाए जा रहे हैं। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अगला जब हम x1 के लिए लिखेंगे तो ऊपर x माइनस x1 का टर्म गायब कर देंगे और नीचे सारे लोगों को x1 से घटाएंगे। तो x माइनस x0, x माइनस x2, x1 का टर्म गायब कर दिया, x माइनस x3 और सारे लोग x1 से घटा दें। x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और f ऑफ x1। अगला f ऑफ x2 के लिए लिखेंगे तो ऊपर से देखो 1, 3, x माइनस x2 का टर्म गायब है तो सारे लोग 2 से घटे और इसी तरह से ये तीसरा। अब चूंकि हमारे पास केवल x3 तक की ही बात है इसलिए सिर्फ इतने तक की ही बात हम लोग लिखेंगे। और अब जो हमें चाहिए वो बात करते हैं। हमें चाहिए x इज इक्वल टू 35, तो उठा करके x जहां जहां नजर है उसकी जगह पर 35 को रख देंगे। तो देखो ये कितना बनेगा, y35 इज इक्वल टू f ऑफ 35 जो डेटा हमें चाहिए। दिस इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू रखने की शुरुआत करते हैं, 35 माइनस x1 हमारे पास है 30, ये हो गया। फिर अगला 35 माइनस x2 हमारे पास है 40। अगला 35 माइनस x3 ये हो गया 50 होल डिवाइडेड बाय x0 माइनस, तो सारे लोग x0 से घटेंगे, ये रहा 25, 25 x0 माइनस x1 30। अगला x0 यानी 25 माइनस x2 हमारे पास है 40। इसी हिसाब से 25 माइनस 50 ये रहा। f ऑफ x0 सामने मौजूद है यानी y0 यहीं पर लिख दे रहे हैं इनटू 52। ठीक, प्लस अगले वाले हिस्से में x माइनस x0, लेकिन x तो 35 है, 35 माइनस ये देखना माइनस 25। ठीक, अगला होगा 35 माइनस आपकी बार x माइनस x2 तो यहाँ का टर्म 35 माइनस 40, x माइनस x3 यानी 35 माइनस x3 का मतलब 50 होल डिवाइडेड बाय, सारे लोग x1 से घटेंगे यानी 30 से, 30 माइनस 25, अगला 30 माइनस 40, अगला 30 माइनस 50 ये रहा। और साथ में f ऑफ x1 यानी कि y1 इंटू 67.3। इसी हिसाब से बाकी के दो फैक्टर और लिख देते हैं प्लस अगली बार x माइनस x0, x तो 35 है तो 35 माइनस x0 25। ठीक, 35 माइनस x0 के बाद x1 30, अगला 35 माइनस ये निकाल डाले रखना कौन सा टर्म गायब करना है, किसके लिए लिखने जाते हैं, दो टर्म ये हो गया f ऑफ x2 के लिए तो आपकी 40 को गायब कर देते हैं, x माइनस x3 तो 35 माइनस 50 ये रहा और होल डिवाइडेड बाय जो गायब हुआ सारे लोग उसी से घटेंगे यानी 40 माइनस 25, अगला 40 माइनस 30, अगला होगा 40 माइनस 50 और यहाँ साथ में f ऑफ x2 का मतलब y2 इंटू 84.1 प्लस इसी तरह से लास्ट का x माइनस x0 यानी 35 माइनस दिस 35 माइनस 25 ये हो गया, x माइनस x1 35 माइनस 30, अगला x माइनस x2 यानी 35 माइनस 40 होल डिवाइडेड बाय। ठीक, नीचे वाले टर्म x3 में से सारे लोगों को घटाओ तो 50 माइनस x0 यानी कि 50 माइनस 25 ये रहा।
x3 माइनस x3 माइनस x1 50 माइनस 30 50 माइनस 30। अगला हिस्सा 50 माइनस 40 50 माइनस 40 ये हुआ और मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x3 ये रहा 94.4। फटाफट सारे लोग नोट करें इसे। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया जाए। जो कुछ कटता पिटता है उसे काट पीट देते हैं और जो बचे रहते हैं उन्हें चाहे तो पहले घटा वटा करके देख लिया जाए कितना क्या आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अगर इस पर गौर करें 35 में से 30 निकाल दें तो यहाँ पर कितना बचा 5, ये हिस्सा हुआ। 35 में से 40 निकाल दें तो इधर के हिस्से में 35 5 40 माइनस 5 ये रहा। अगले वाले में 35 में से 50 निकाल दें 35 5 40 10 50 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई नीचे का हिस्सा 25 5 30 माइनस 5। ठीक, अगले वाले में 25 5 30 10 40 15 माइनस 15 25 25 50 माइनस 25 और इंटू 52 ये हो गया। प्लस इसी तरीके से अगला 25 5 30 5 35 यानी 10 का अंतर है यहाँ पर तो प्लस 10 ये हो गया। ठीक, 35 5 40 माइनस 5 ये रहा। अगले वाले हिस्से में 35 5 40 10 50 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई। ठीक, 25 5 30 5। अगले वाले में आते हैं 30 10 40 माइनस 10। अगले वाले हिस्से में 30 20 50 माइनस 20 और साथ में मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 67.3 प्लस इस हिस्से में देखें 35 और 10 25 यानी कि इधर तो हो गया 10। ठीक, अगले में 35 30 5 35 यानी 5। इस हिस्से में है 35 5 40 10 50 15 लेकिन माइनस के साथ माइनस 15। ठीक, होल डिवाइडेड बाई इधर के हिस्से में है तो निचले वाले हिस्से में 40 25 5 30 10 40 15 15। अगले में 40 10 30 10। फिर अगले में 40 10 50 ये रहा माइनस 10। ठीक, इंटू 84.1 और लास्ट में आ जाते हैं प्लस। ठीक, 35 10 ये रहा 5 इधर के हिस्से से माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई। ठीक, 25 25 50 25 इंटू 30 20 50 20 और इंटू 10 और मल्टीप्लाइड बाई 94.4 ये। अब चल जो कटता है उसे काट देते हैं। सबसे पहले तो माइनस माइनस उड़ाते हैं, माइनस 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 ये कट गया। ठीक, 5 15 ये काट दिया। ठीक, बाकी जो बचेगा उसे लिख लिया जाएगा 5/25 तो कुल मिला के माइनस के साथ 5 के पास 25 1/5 बच रहा है। इस हिस्से में आते हैं तो पहले माइनस 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 ये कट गया। इस 10 से ये 10 काट देते हैं, इस 5 से ये 5 काट देते हैं, जो बचा सामने मौजूद है। अगले में आते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। ठीक, 15 से 15 काट दिया, इस 10 से इस 10 को काट दिया, बाकी सामने चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस साइन तो बचा रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है। 10 से 10 को उड़ा देते हैं। ठीक, और बाकी 25 ये और ये 25 उड़ा देते हैं। जो बचता है उसको नोट कर लेते हैं। मिला करके हमारे पास बचा y35 इज इक्वल टू इस हिस्से में 5 के पास 25 माइनस 52/5 माइनस 52/5 ये रहा। इधर आते हैं इस हिस्से में देखा जाए तो अपने पास 5 तिहाई 15 5 चौक 20 3/4 यानी कि प्लस 3/4 इंटू 67
84.3 ये रहा। और इस हिस्से में देखें तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 1/2 यानी प्लस 84.1/2 ये रहा। और इस हिस्से में एक माइनस साइन, ये बैलेंस है अभी भी माइनस, बाकी हिस्सा देखा जाए तो दिस अपॉन 20 यानी 94.4/20। उम्मीद करें ये तुम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हो। इसे कैलकुलेट करके लिख लेना, जो आएगा वही आंसर है। उतने ही परसेंटेज क्रिमिनल हैं 35 एज के नीचे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, बाय द वे अगर इसके लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पॉइंट में आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 67.89 समथिंग आता है, तो हम केवल 66% तक का हिस्सा लेकर के बाकी का हिस्सा छोड़ देंगे। अगर ये कभी जा करके अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 55 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम सीधे सीधे 55% को ले लेंगे और वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बुक से आंसर ना मैच करे, जैसे बुक में आंसर बाय द वे 66% दे दें और अपना कैलकुलेशन ये आ रहा हो, तो हम 66% को ले लेंगे और वही आंसर होगा हमारे पास। इसे कैलकुलेट कर लेना। इसमें एक लॉजिक ये भी दिया जा सकता है, जैसे इतना जा रहा है, ठीक, इतना पहुंच रहा है, और अगर हमको टोटल मान लो तो कभी ऐसा होता है कुछ बढ़ा करके, जैसे एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं 67 के, तो ऐसा हो सकता है 67 भी हो जाए। और अगर ये इससे कम है, जैसे 66.49 के आसपास हैं, तो 66 लेकर के छोड़ सकते हैं। मतलब जब नज़दीक रहें एक ज़्यादा के, तो उधर पहुँच जाएंगे 67 के, और इधर रहेंगे तो 66 पर ही रुक जाएंगे। जो भी केस जैसा भी होगा, बुक के आंसर सी से मैच करा लेना। फिलहाल के लिए ये इतने पर है। अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बाय मीन्स ऑफ लैग्रेंज फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए प्रूव दैट अप्रॉक्सीमेटली, आप ये सिद्ध कीजिए कि ऐसा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली y0 इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट y1 माइनस y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 अगला ब्रैकेट 1/2 y3 माइनस y1 माइनस 1/2 y माइनस 1 माइनस y माइनस 3। इसे लैग्रेंज फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें प्रूफ करना है। अब अगर गौर करें तो इस पूरे न्यूमेरिकल को देखने से पता चलता है कि हमको x की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, और जब x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है और फिर भी हमको ये कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास केवल और केवल कुछ चीज़ें वो आती हैं सामने जो आज तक हम करते आए हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की नीड है। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि y के नीचे सफिक्स में जो लगा है वही हमारे लिए आर्गुमेंट का काम करता था। जैसे कि जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में हम दिखाए थे y 35 चाहिए था, तो हमने कहा था y x चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना था, 35 था। और यही जब x इज इक्वल टू 25, जो पहला था ये शायद 20 था, ठीक, तो उसको हमने x0 का नाम दिया था, यानी और इसी x0 पे अब हम इसको बोलेंगे y20 कह सकते हैं, ठीक, या सॉरी y20 कहें, या हम इसी को कहें y0, यानी y0 पर x0 मिला हुआ है। तो इस एजम्पशंस के आधार पर अगर लिखें तो हमको यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू 1, इस हिस्से में देखें x इज इक्वल टू -1, इधर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 3, इधर देखें तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर x इज इक्वल टू -3, ये दिया गया है -3, ये रहा। अब इस दिए गए आर्गुमेंट को अपने हिसाब से x0, x1, x2 इस हिसाब से सेट कर लिया जाएगा। यही एक बात इसमें सबसे ज़्यादा समझ की है, जिस पर लोग मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि क्या लेकर के चलें इसको दिखाने के लिए। शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। लिखना है इसमें सॉल्यूशन। बस ये कंसंट्रेट किया रहना है कि जब आपको कोई वैल्यू ना दी जाए तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको कुछ दिया नहीं गया है। हिंट तो आपको वैसे ही दे दिए जाते हैं, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारी चीज़ें यहाँ से अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लिखना we have to calculate y0।
सबसे पहली वो बात जो हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है किसको, y0 को कैलकुलेट करना है, ठीक। और हम जानते हैं ये जो y0 की वैल्यू होती है दैट इज, अर्थात हमें जो कैलकुलेट करना है वो है y at x is equal to 0। ये रहा, we have to calculate y0 that is y at x is equal to 0। अब निकाल डालें, जो हमें दिया गया है उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो हमें दिया गया है एंड बी है, और जो हमारे पास मौजूद है वो कौन है, हमारे पास yx मौजूद है, एंड बी है yx एट किस पर मौजूद है, घट, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना, एट x इज इक्वल टू, गौर करना, -3, फिर इसके बाद आता है -1, फिर इसके बाद आता है +1 और फिर इसके बाद आता है +3। ये हमारे पास मौजूद है, यानी yx हमको दिया गया है x इज इक्वल टू -3, -1, 1 और +3 पर दिया गया है। अब x0, x1, x2 और यहां से हो गया x3। इतना नोट कर लें सबसे पहले, दैट इज, ऐसा कह सकते हैं हम, दैट इज x0 इज इक्वल टू -3, अगला x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू 3। इसे नोट करें। यहां से हम सीधे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लिखना, बाय यूज ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, by use of Lagrange interpolation formula, फिर वही काम करते हैं, लिखने की शुरुआत जो आज तक करते आए हैं, y at 0, इसका मतलब f of x 0, ये फिर वही काम करें, और जिनको फार्मूला भूले वो हर बार इसको yx इज इक्वल टू f of x और उसके बाद पूरा फार्मूला लिखा करें, क्योंकि याद करने का इससे आसान रास्ता कोई नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाएं। y0 इज इक्वल टू, जिनको फार्मूला भूला हुआ है वो लोग फिर से वापस फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे। हम वापस एक बार फार्मूला फिर से रिपीट करते रहे हैं। ये हमारे पास था yx का मतलब f of x इज इक्वल टू, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ f of x 0 होता था, तो यहाँ पर x माइनस x1, x माइनस x2, ये देखते जाते हम यहीं तक जाएंगे, x माइनस x3 ये होता था, और यहाँ पर f of x 0 लिखा जाएगा, तो सारे लोग x 0 से घटेंगे अपॉन x 0 माइनस x1, x 0 माइनस x2, x 0 माइनस x3 ये, और f of x 0 ये मौजूद है अपने पास। इसी हिसाब से अगले वाले में f of x1 के लिए लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर होगा x माइनस x0, अब x माइनस x1 का टर्म गायब करते हैं, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन सारे लोग x1 से घटाते हैं, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, और यहाँ पर हम लिख देते हैं f of x1। इसी हिसाब से प्लस अगला वाला f of x2 के लिए लिख रहे हैं, तो x2 का टर्म गायब करेंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 ये हुआ, अपॉन सारे लोग x2 से घटाएंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3, यहाँ पर हो जाएगा f of x2। ठीक, लास्ट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बस x3 तक का ही मैटर है, तो प्लस x3 के लिए लिख रहे हैं x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 बस, अपॉन सारे लोग x3 से घटाए जाएंगे, तो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2, यहाँ पर f of x3 ये था, नोट करें इसे।
अब हमको वैल्यू पुट करने की शुरुआत करनी है। चलिए वैल्यू रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, जो निकालना है उसकी बात करते हैं। हमें y0 कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा y0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू x बराबर 0 पुट करते हैं। तो x बराबर 0 पुट करने पर 0 माइनस x1 पर निगाह डालें -1, तो ये हो गया 0 प्लस 1। 0 माइनस x2, लेकिन x2 है x2 है 1, तो इसका मतलब 0 माइनस 1। अगला 0 माइनस x3 यानी 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 पर निगाह डालें -3 माइनस x1 कौन है -1, तो ये हो जाएगा +1। अगले वाले पर आते हैं x0 माइनस x2 यानी x0 तो हो गया -3 माइनस x2 का मतलब -1। अगले में x0 माइनस x0 -3 और यहाँ से -3 ये रहा f ऑफ x0। निगाह डालते हैं तो f ऑफ x0 इसका मतलब होता है y, ये इस पर ध्यान दें। f ऑफ x0 इसका मतलब y की वैल्यू एट x0 चाहिए। तो y की वैल्यू एट x0 अगर देखें तो -3 है, तो ये यहीं ऊपर लिखते रहें, ये रही होगी y -3, तो यहाँ आ गया y -3 ये मौजूद है। इसको देखें तो ये रहा होगा y-1, ये रहा होगा y1 और ये था y3, ये रहा सामने मौजूद। चलें वैल्यू पुट करते हैं y-3। इसके बाद अगले पर आते हैं प्लस x माइनस x0, लेकिन x कौन था 0 था, तो इसका मतलब 0 माइनस x0 है -3 यानी 0 प्लस 3। अगले में 0 माइनस x2 है 1, तो 0 माइनस 1। अगले वाले में 0 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई, सारे लोग x1 से घटाए जाएंगे, x1 कितना है -1, x1 माइनस x0 यानी +3। ठीक, इसी हिसाब से अगले में आते हैं x1 माइनस x2 है -1 माइनस x2 यानी -1, ये रहा। अगला x1 माइनस x3, तो x1 हमारे पास -1 -3 ये रहा। और f ऑफ x1 का मतलब y-1। इस हिसाब से बाकी के दो फटाफट लिखते हैं। x का मतलब फिर से 0, तो अब एक काम करते हैं, इसको पहले कर देते हैं 0 माइनस दिस, इसी हिसाब से 0 माइनस दिस। अगला हो गया 0 माइनस, लेकिन जगह कम पड़ जाएगी इसलिए लिखते ही चलते हैं साथ 0 माइनस x0 0 प्लस 3। अगला 0 माइनस x1 0 प्लस 1, 0 माइनस x3 यानी 0 माइनस 3 ये रहा। होल डिवाइडेड बाई x3 में से घटाना है, सॉरी x2 में से घटाना है, x2 1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3। अगले वाले आते हैं x2 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1। अगले में आते हैं 1 माइनस x3 यानी 1 माइनस 3। f ऑफ x2 का मतलब y1। और लास्ट में लिखा जाए तो प्लस, जगह मेरे पास खत्म हो गई है फिर भी लिखते हैं x माइनस x0 यानी कि 0 माइनस x0 प्लस 3। अगले में आते हैं 0 माइनस -1 0 प्लस 1। अगले में आते हैं 0 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x3 में से सारे लोगों को हटाओ, 3 माइनस 3 प्लस 3 ये रहा, 3 माइनस 1 3 प्लस 1। अगले में 3 माइनस 1 और f ऑफ x3 का मतलब y3, तो यही साथ में लगा देते हैं y3, लिख लें इससे फटाफट।
कैलकुलेट किया जाए। काट पीट करने की शुरुआत करते हैं। देखा जाए इसे तो ऊपर से माइनस माइनस प्लस 3 1 के 3 और इधर से भी 3, यानी y0 इज इक्वल टू अपने पास ऊपर यहाँ आया 3 अपॉन इस हिस्से में आते हैं -3 और +1 -2, इधर से -3 -1 -4, इधर से 3 3 6 -6, इसका मतलब 6 4 24 और 24 दूना 48 -48, तो -3 अपॉन 48 ये हुआ। साथ में है y -3। अगले वाले में आते हैं तो यहाँ से हो गया +3, ये हो गया -1, ये हो गया -3, 3 3 का 9, ऊपर तो बैठा 9, ठीक। नीचे वाले हिस्से में देखते हैं ये +3 -1 दैट इज इक्वल टू +2, यहाँ से हो गया -2। इस हिस्से में आते हैं तो 3 1 4 -4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 +16, 9 अपॉन 16 साइन है प्लस का, साथ में होगा y -1। अगले पर आते हैं। अगले में देखा जाए सेम कंडीशन बन रही है, 3 3 का 9, ऊपर से -9 अपॉन निचले हिस्से में देखा जाए तो यहाँ से हो गया -2 और इधर से 1 1 2 और 3 1 4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 -16, ये कैंसिल आउट हुआ, +9 अपॉन 16, साथ में आया -1 नहीं +1 y1, ठीक। इस हिस्से में आते हैं तो इस हिस्से में अपने को मिलता है 3 3 1 के 3 और इधर से -3, 3 3 6 3 1 4 और इधर से 2, 6 4 24 24 दूना 48, तो इसका मतलब -3 अपॉन 48, -3 अपॉन 48 और साथ में कौन है y3। नोट कर लीजिए। अभी भी जो कट पिट सकता है उसे काट पिट दिया जाए। इसे अगर काटा जाए तो ये 3 1 के 3 3 6 18 -1 अपॉन 16 दिखाई देगा, यानी y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन 16 y -3 प्लस ये तो रहेगा 9 अपॉन 16 y -1, फिर अगला प्लस 9 अपॉन 16 y +1 यानी y1 माइनस इधर का भी हो जाएगा 1 अपॉन 16 y3। अब बाकी काम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने का है। क्या सुनते देखते हैं। अगर जो दिया गया है उसकी तरफ अगर निगाह डालें तो गौर करें 8 दूनी 16 यहाँ नजर आ रहा है, -1 अपॉन 16, ठीक। और ये -1 अपॉन 16 y1 के साथ है और गौर करें 1 अपॉन 16 y1 के साथ है, ठीक। फिर अगले वाले हिस्से में आते हैं, फिर कहीं पर दिखाई दे रहा है 1 अपॉन 2 y1 नजर आ रहा है, इसका मतलब 9/16 कुछ ऐसा टूटा होगा, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 16 के जैसा टूटा होगा। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो 9 अपॉन 16 को तोड़ करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16 करके लिखते हैं 1 अपॉन 16, इधर तो हो गया 16, 2 8 16 8 के 8 और प्लस 16 1 16 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। ये रहा, तो ऊपर से नकल मिलती है 8 दूनी 16 1 अपॉन 16 y1 के साथ और 1/2 y1 के साथ, तो दो हिस्से टूटे 1/2 प्लस 1 अपॉन 16। इस दोनों हिस्से में y -1 और y1 दोनों को ब्रेक कर देते हैं। ये अपने पास हो रहा है दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 16 y -3 प्लस इसको लिख दें 1 अपॉन 2 y -1 प्लस 1 अपॉन 16 y -1। इधर को भी इसी तरीके से प्लस 1 अपॉन 2 y1 प्लस 1 अपॉन 16 y1 और -1 अपॉन 16 y3। ठीक है, अब कुछ लोगों को एक साथ ले आ जाए। एक चीज़ ये पता चलता है, शायद बुक में न्यूमेरिकल गलत तरीके से प्रिंट हो गया है, क्योंकि इसको देखने से पता चलता है ये दोनों एक साथ जिस दिन आएंगे 1/2 y -1 1/2 y1 आएगा,
यानी 1/2 बाहर y माइनस वन प्लस y1, जबकि किताब में -1 कहाँ ये दिया गया है प्रॉब्लम, इसको प्लस कर देना। बुक में न्यूमेरिकल मिसप्रिंट है, ये सुधार लेंगे। करते हैं शुरुआत। दिस इज इक्वल टू, बाकी सारी बातें सही हैं, इनको और इनको एक साथ लाते हैं। 1/2 बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर में अपने पास बचता है y माइनस वन प्लस y1, ये रहा। ठीक, बाकी जितने लोग बचते हैं उनको एक साथ लेकर के आते हैं। तो उनको अगर एक साथ लाया जाए तो गौर करना, ये ऊपर टिक लगा है, ये और ये सब में से 1/8 या 1/16, हालांकि 1/16 देखा जाए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बैलेंस करना है, हम 1/16 ही कॉमन कर लेते हैं सीधे सीधे। तो -1/16 किया बाहर, अंदर का हिस्सा देखना, अंदर जो अपने पास बच रहा है वो बच रहा है y-3, चूंकि माइनस बाहर ले लिया है, y-3, और यहाँ से 1/16 बाहर किया ना, तो -y-1, ये प्लस था तो माइनस बाहर करते ही माइनस हो गया। अगले पर आते हैं, इस पर -y1, और अगले पर जाते हैं तो +y3, ये बना अपने पास। इसको और निपटा देते हैं, आंसर आ चुका है। दिस इज इक्वल टू 1/2 y-1 प्लस y1, ये बरकरार। ठीक, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, -1/16 विद इन ब्रैकेट। इन्हीं को देख के बैलेंस करते हैं, y3 माइनस y1, ये रहा y3 और y1 एक साथ इनको ले लो तो ये हो गया y3 माइनस y1, एक साथ आ गया। और बचे ये दोनों, इन दोनों में से एक काम करो, माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस को कॉमन करते ही ये हो गया y-1 और -y-3, ये मान लो। चाहो तो यहाँ से 1/2 को अंदर कर दो, 1/2 हो जाएगा, बाहर 1/8 हो जाएगा, जो आंसर है ये आ जाएगा। दैट्स द आंसर, ये नोट कर ले इसे। अगली हेडिंग डाल देना, फॉर्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन। इनवर्स इंटरपोलेशन, फॉर्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन। अब तक हम लोग करते ये थे कि हमको x दिया जाता था, x के रिस्पेक्ट में कुछ हमको यहाँ पर एंट्रीज दी जाती थी, और तब हमको कहा जाता था कि पर्टिकुलर, जैसे अभी एज वाले में निकाले हुए थे, तो x इज इक्वल टू 35 के लिए y35 को कैलकुलेट कीजिए। ये सीधा सीधा काम होता था कि आपको आर्गुमेंट दिया गया है, इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के लिए आपको एंट्री कैलकुलेट करनी है। अगर इसी को पलट दिया जाए कि आपको ये एंट्री दे दी जाती y35 और आपको कहा जाता है कि ये किस x के लिए है, उस x को कैलकुलेट कीजिए, तो ये जो होता है इसी को कहा जाता है इनवर्स इंटरपोलेशन, कि अब डेटा उल्टे तरीके से आप मिक्सअप कर रहे हो। अब तक आप आर्गुमेंट को मिक्स करके आप एंट्री की बात कर रहे थे, अब आप एंट्री मिक्स करके आर्गुमेंट की बात कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस, इसलिए इसको इनवर्स इंटरपोलेशन कह रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सीधा सा फंडा है। अब तक हम लोग इधर x को देखा जाए तो x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट मान रहे थे कि हम एक x के लिए y की वैल्यू पाएंगे, अगला x रखेंगे y की नेक्स्ट वैल्यू पाएंगे, अगला x रखेंगे y की अगली वैल्यू पाएंगे, यानी x की वैल्यू देते जा रहे थे, y की वैल्यू मिलती जा रही थी। तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट मानते थे और y को हम लोग डिपेंडेंट मानते थे। अगले इनवर्स इंटरपोलेशन को लिखते वक्त कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ अब जो दिया जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो मिलता है वो डिपेंडेंट होता है। तो आपकी हम y को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर लेंगे और x को डिपेंडेंट ट्रीट कर लेंगे, बस रोल बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। फार्मूले में भी सारे रोल पलट जाएंगे, जहां जहां पर x होता था वहां वहां y का राज चलेगा। यही इतनी सी बात है इसमें। शुरुआत करते हैं, लिखना in this case for a given entry, in this case for a given entry, for a given entry, ऐसे मामलों में
यानी इनवर्स इंटरपोलेशन के मामले में किसी एक दी गई एंट्री के लिए, इन दिस केस फॉर अ गिवन एंट्री y we can find, हम प्राप्त कर सकते हैं, we can find, हाँ वैसे we can गलत होगा, we should find, हम प्राप्त करते हैं, we should find the corresponding x। ऐसे मामलों में किसी दी गई एंट्री के लिए हम इसके करस्पॉन्डेंस में जो आर्गुमेंट होगा उस आर्गुमेंट को निकाल रहे होते हैं। ठीक, लिखना, इन सच केस ऐसे मामलों में we will take y, हम y को लेते हैं, we will take y, वही बात जो अभी बताए, ऐसे मामलों में हम y को इंडिपेंडेंट लेते हैं और x को डिपेंडेंट लेते हैं। इन सच केस we will take y as independent variable, and x as dependent variable। सिंपल सा काम, x और y का इंटरचेंज कर दिया जाए, फार्मूला हमारे पास इनवर्स इंटरपोलेशन का मौजूद हो जाएगा। फार्मूला लिख लेते हैं। इसका मतलब अब तक हम लोग ध्यान देना, हम ऊपर पुराना फार्मूला लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू, जो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस x1, ये लिखते आते थे। अगला हम लोग लिखते थे x माइनस x2, चलते हुए लिखते थे x माइनस xn, अपॉन हम लोग लिखते थे x0 मिसिंग था, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 से ले करके x0 माइनस xn, और यहाँ f ऑफ x0 लिखते थे। f ऑफ x0 का मतलब यहाँ पर y0 लिखा जाता था। अब ये सारा चीज पलट जाएगा, x की जगह y ले लेगा और y की जगह x आ जाएगा। तो अब देखना फार्मूला क्या बनता है, ये पुरानी बातें थी। अब फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां y रहेगा, तो इसका मतलब y माइनस x1 है ना, y माइनस y1, अगला इस तरीके से y माइनस y2 अप टू सो ऑन, चलते हुए y माइनस yn, और ऊपर y0 गायब है, तो होल डिवाइडेड बाई, सारे लोग y0 से घटेंगे, तो y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 अप टू सो ऑन y0 माइनस yn। अब यहाँ का किस्सा f ऑफ x0 यानी y0 लिखते थे, तो y0 इसका मतलब यहाँ पर होगा x0, ये रहा। इसी तरह से अगले टर्म लिखते हैं x0, तो अगला टर्म x1 का होगा, x1 का होगा, तो इसका मतलब ऊपर से x1 का फैक्टर उड़ाया जाएगा, इसका मतलब प्लस इधर होगा, यहाँ पर y माइनस y0, आपकी y1 वाला फैक्टर उड़ा देते हैं, तो y माइनस y2 अप टू सो ऑन y माइनस yn, होल डिवाइडेड बाय, सारे लोग y1 से घटाए जाएंगे, y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 सो ऑन y1 माइनस yn, और यहाँ पर होगा x1। इस तरीके से ये बात आगे बढ़ती रहेगी, और प्लस लास्ट का टर्म अगर लिखा जाए तो लास्ट का टर्म अपने पास होगा अगला y माइनस y0, y माइनस y1 से चलते हुए y माइनस yn माइनस 1, और होल डिवाइडेड बाई, सारे लोग yn से घटाएं, yn माइनस y0, yn माइनस y1 से चलते हुए सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1, और यहाँ पर जाएगा xn। ये होता है लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला, जब आपको किसी दिए गए y के लिए x को कैलकुलेट करना होगा। नोट करें इसे। भयंकर गर्मी हो रही है आज।
अगला हम एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन तुम लोगों को करनी पड़ेगी, हम हिंट दे करके इसको बता दे रहे हैं। सिंपल सा है, सिर्फ एंट्री फिलअप करनी है, बस सारी चीजें दी गई हैं। फार्मूला नीचे है, इसी के आधार पे सॉल्व होगा। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, नीचे जो भी आपको जानकारियां दी जा रही हैं, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए व्हेन, जब, व्हेन y इज इक्वल टू 13.5, जिस वक्त y की वैल्यू 13.5 हो उस वक्त आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब इसे कैलकुलेट करना है। और ये y जो भरे जा रहे हैं, ये y आपको दिए जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 13.5 है। अब डेटा देखना जो दिया गया है, x y, x आपको दिया जाता है 93.0 और इस पर y की वैल्यू है 11.38। इसी तरीके से ये दिया जाता है 96.2 और इस पर y की वैल्यू दी जाती है 12.80, x की वैल्यू दी जाती है 100 और इस पर y की वैल्यू दी गई है 14.70, x की वैल्यू अगली दी गई है 104.2, 104.2 और इस पर जो y की वैल्यू है वो है 17.07। इसी तरह से अगली x की वैल्यू है 108.7 और इस पर जो हमें y की वैल्यू दी गई है वो है 19.91। ये सिंपल सा काम है। अगर देखा जाए तो ये कौन है, y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3 और ये है y4, ये रहा। तो इसका मतलब इसके ठीक ऊपर x0, x1, x2, x3 और ये रहे x4। तो इनको x4 तक टर्म को ओपन करना है, टोटल 5 टर्म ओपन हो गया, x0, x1, x2, x3, x4, ये x3 लिख दूंगा, x4 तक के टोटल 5 टर्म ओपन होंगे और सिर्फ वैल्यू पुट करते चले जाना है। जहां जहां y है वहां वहां तुम लोगों को ये 13.5 को पुट करना है, 13.5, 13.5, 13.5 हर जगह पर, और माइनस y1, y2, ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देनी, सिर्फ तुम लोगों को इसे कैलकुलेट कर लेना है। ये रहा, बाकी अगले लेक्चर में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे याद से सब लोग कैलकुलेट कर लेना।